एक मंद रोशनी वाले कमरे में जिसे हातोरी नाम की एक 15 साल की जापानी लड़की खड़ी है। उसकी आंखों में जीवन की कोई उम्मीद नहीं है। उसके गले में एक लोहे का पट्टा बंधा हुआ है। उसके ठीक सामने एक बेहद लंबा, अजीब और डरावना नकाबपोश व्यक्ति खड़ा है, जिसने लंबा कोट पहना हुआ है। वो अपनी भारी और गहरी आवाज में चिसे से पूछता है, तुम इस बात से पीछे तो नहीं हटोगी? क्या तुम्हें अपने इस फैसले पर कोई पछतावा होगा? जिसे बिना किसी हिचकिचाहट के बेहद शांत और बेरुखी भरी आवाज में जवाब देती है, नहीं। उसी पल वो व्यक्ति एक कागज पर हस्ताक्षर करता है और कहता है, तो फिर ये अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट अब पक्का हुआ। स्टेज का पर्दा उठता है। ये कोई साधारण कमरा नहीं, बल्कि लंदन के भूमिगत बाजार का एक गुप्त नीलामी घर, ऑक्शन हाउस है, जहां इंसानों और जादुई चीजों की बोली लगाई जाती है। नीलामी करता ऑक्शनियर चिल्लाता है, और अब वो चीज जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था, हमारी आज की सबसे नायाब और दुर्लभ पेशकश। बोली 5 लाख से शुरू होगी। तभी भीड़ में से बोलियां लगने लगती हैं। 1.1 मिलियन, 1.8 मिलियन, 2 मिलियन। तभी वो अजीब लंबा व्यक्ति अपनी भारी आवाज में सीधे कहता है, 5 मिलियन, 5 लाख पाउंड्स। पूरी भीड़ में सन्नाटा पसर जाता है। कोई भी उस व्यक्ति के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करता। नीलामी करता हथौड़ा मारता है और चिसे को उस अजनबी के हवाले कर दिया जाता है। वो अजनबी चिसे के पास आता है, उसे छूता है और कहता है, अब से तुम मेरी शिष्या अप्रेंटिस बनोगी। नीलामी घर के बाहर एलियास के परिचित और नीलामी के प्रबंधक चिसे को देखकर आपस में खुसफुसा रहे हैं। ये लड़की कौन है? एलियास इसके लिए इतनी बड़ी रकम क्यों चुकाएगा? ये बहुत शांत है, उम्मीद है ये कोई मुसीबत खड़ी नहीं करेगी। खिड़की से बाहर देखते हुए चिसे को कुछ अजीब, धुंधले और उड़ते हुए जीव दिखाई देते हैं। वे जीव न तो इंसान हैं और न ही जानवर। सामान्य लोग उन्हें नहीं देख सकते, लेकिन चिसे उन्हें साफ देख पा रही है। चिसे मन ही मन सोचती है, मैंने बचपन से ही ऐसी अजीब और डरावनी चीजें देखी हैं, इसलिए अब मुझे किसी बात पर अचरज नहीं होता। मुझे परवाह नहीं कि ये मुझे कहाँ ले जा रहा है। मुझे बस एक ऐसी जगह चाहिए जिसे मैं अपना घर कह सकूं। तभी बग्घी के अंदर वो अजनबी व्यक्ति अपने सिर का कपड़ा और मुखौटा हटाता है। चिसे के सामने उसका असली रूप आता है। उसका चेहरा इंसानी नहीं, बल्कि एक सींगों वाली जानवर की सूखी खोपड़ी, वल्फ स्लैश गोट स्कल जैसा है, जिसकी आंखों की जगह पर 2 लाल चमकदार रोशनियां जल रही हैं। वो अपनी डरावनी लेकिन शांत आवाज में कहता है, तुम्हें सांस लेने में कोई तकलीफ तो नहीं हो रही ना? मेरा नाम इलियास है, इलियास एंसवर्थ। तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई, मेरी नन्ही पिल्ला। इलियास चिसे से कहता है, जहां तक मैंने देखा है, तुम्हारे पास द साइट है, यानी तुम उन चीजों को देख सकती हो जो आम इंसानों की नजरों से छिपी होती हैं। तुम बहुत भाग्यशाली हो। भाग्यशाली शब्द सुनते ही चिसे के दिल का पुराना जख्म हरा हो जाता है। अतीत की यादें उसकी आंखों के सामने तैरने लगती हैं। उसे याद आता है कि कैसे बचपन में जब वो इन जीवों को देखकर डरती थी, तो उसके रिश्तेदार और आसपास के लोग उसका मजाक उड़ाते थे। लोग कहते थे, इसे अनाथालय भेज दो, ये कितनी अजीब हरकतें करती हैं, ये बहुत डरावनी और अजीब लड़की है, मुझे इससे डर लगता है। सबने उसे दुत्कारा था। उसकी माँ ने भी उसका साथ छोड़ दिया था। जिसे की आंखों से आंसू छलक जाते हैं और वो रोते हुए चिल्लाती है, भाग्यशाली? मैं अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी एक पल के लिए भी भाग्यशाली नहीं रही हूं। इलियास उसकी इस तकलीफ को समझता है। वो उसके सिर पर हाथ रखता है और बड़े धीरज से कहता है, शायद आने वाले समय में हम इस बात को बदल सकें। बग्घी अब लंदन के पश्चिमी छोर पर स्थित इंग्लैंड के एक खूबसूरत, घने और हरे भरे ग्रामीण इलाके में रुकती है। इलियास चिसे को बग्घी से उतारता है और उसके गले से लोहे का पट्टा हमेशा के लिए मंत्र फूंक कर तोड़ देता है। सामने एक बेहद खूबसूरत प्राचीन लकड़ी का घर है। इलियास कहता है, स्वागत है, ये मेरा घर है, और आज से ये तुम्हारा भी घर है। आज से तुम मेरी शिष्या हो, एक मेज प्राचीन जादूगर की शिष्या। घर के अंदर एलियास की घरेलू सहायिका सिल्वर, जो कि एक शांत जादुई मिजाज की महिला है, चिसे के लिए नहाने के गर्म पानी का इंतजार कर रही है। एलियास चिसे से कहता है कि वो जाकर अच्छी तरह स्नान कर ले, क्योंकि वो बहुत गंदी हो चुकी है। जब चिसे बाथटब में नहा रही होती है, तो अचानक हवा में चमकते हुए सुनहरे दाने तैरने लगते हैं। खिड़की से कुछ खूबसूरत, छोटे और पंखों वाले जादुई जीव अंदर आते हैं। ये एरियल्स हवा की परियां हैं। वे चिसे के चारों ओर मंडराने लगती हैं और चहकते हुए कहती हैं, ओह, जरा देखो तो, यहाँ कितनी प्यारी इंसानी बच्ची है। क्या तुम परियां हो? नहीं, तुम इंसान हमें परियां कहते हो, लेकिन हमारे कई नाम हैं। अरे, तुम तो एक स्ले बेगी हो, है ना? उस कॉन्टो वाले जादूगर थॉर्न मेज ने तुम्हें अपनी शिष्या बनाया है। तुम्हारी कीमत तो किसी खजाने से भी ज्यादा है। तुम किसी खूबसूरत जादुई फूल जैसी अनमोल हो, हमारी नन्ही रॉबिन चिड़िया। अगर तुम जादू सीखना चाहती हो, तो हम तुम्हारी हर मदद करेंगे। बस एक बार हमसे कहो। तभी एलियास वहां आ जाता है और परियां पलक झपकते ही गायब हो जाती हैं। नहाने के बाद सिल्वर चिसे के लिए गर्मा गर्म खाना और दूध परोसती है। चिसे टेबल पर बैठती है, जहां एलियास भी मौजूद है। चिसे झिझकते हुए पूछती है, बाथरूम में कुछ अजीब जीव थे, और आपने जो कहा, क्या वो सच है कि आप एक मेज हैं? एलियास हवा में अपनी उंगलियों से जादुई रोशनी बिखेरते हुए समझाता है, हाँ, ये सच है। हम मेज अब बहुत कम बचे हैं, और जो बाथरूम में थे, वे एरियल्स थे। वे हर नई और चमकदार चीज की तरफ आकर्षित होते हैं। जिसे फिर पूछती है, और यह स्लेबेगी क्या होता है? एलियास कहता है, तुम्हें समझाने के लिए सबसे अच्छा उदाहरण एक रानी मधुमक्खी का है। तुम, यानी तुम्हारी प्रजाति असले बेगी, जादुई ऊर्जा का एक बहुत बड़ा स्रोत होती है। तुम अनजाने में ही अपने आसपास के सभी जादुई जीवों, फायरी को अपनी तरफ आकर्षित और बांध लेती हो। वे जीव तुम्हारी तरफ खींचे चले आते हैं, चाहे तुम उन्हें देख सको या नहीं। एलियास आगे चेतावनी देते हुए कहता है, लेकिन यह शक्ति कोई वरदान नहीं है। ये जादुई जीव जितनी अच्छी किस्मत लाते हैं, उतनी ही बुरी किस्मत भी लाते हैं। इंसानों की दुनिया में उनकी दयालुता कई बार तबाही का कारण बन जाती है, लेकिन जादू करने के लिए तुम्हें उनकी मदद की जरूरत होगी। मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन तुम बहुत महान जादूगर बनोगी। फिर एलियास बड़े प्यार से चिसे को एक छेद वाला गोल पत्थर एडस्टोन का लॉकेट देता है और कहता है, इसे हमेशा पहने रखना, ये तुम्हारी रक्षा करेगा। रात को जब चिसे अपने कमरे में सोने जाती है,
तो उसे पहली बार एक आरामदायक बिस्तर और अपना कमरा मिलता है। वो खिड़की से आने वाली हवा को महसूस करती है, जिसमें घास की खुशबू है। तभी अचानक खिड़की पर वही परियां आरियल दोबारा प्रकट होती हैं। वे चिसे को फुसफुसाते हुए बुलाती हैं, चिसे, चिसे, हमारे साथ बाहर आओ, रात की सैर पर चलें। पास में ही एक बेहद खूबसूरत जंगल है। चिसे उनके बहकावे में आकर खिड़की से बाहर निकल जाती है। परियां उसे उड़ाकर जंगल के बीचों बीच ले जाती हैं। हवा में उड़ते हुए परियां चिसे से उसके अतीत के बारे में पूछती हैं। चिसे उदास होकर कहती है, मेरा कोई परिवार नहीं था, सब मुझे एक बोझ समझते थे। परियां हमदर्दी जताते हुए कहती हैं, वे लोग कितने बुरे थे, लेकिन अब तुम्हें उस कॉन्टो वाले जादूगर के पास वापस जाने की कोई जरूरत नहीं है। वो तो तुम्हें सिर्फ एक खिलौने की तरह इस्तेमाल करेगा और बोर होने पर फेंक देगा। हमारे साथ परियों के देश फायरी किंगडम चलो, वहां सिर्फ आजादी, खुशियां और मस्ती है। वहां तुम्हारा स्वागत होगा। जंगल के बीच एक जादुई दरवाजा पोर्टल खुल जाता है, जहां से दूसरी दुनिया की अद्भुत रोशनी आ रही होती है। परियां चिसे का हाथ पकड़कर उसे अंदर खींचने लगती हैं। चिसे उदास होकर सोचती है, हाँ सही तो है, इस दुनिया में मेरा कोई है ही नहीं, कोई मेरा इंतजार नहीं कर रहा। जैसे ही चिसे उस जादुई दरवाजे के अंदर कदम बढ़ाने वाली होती है, उसे एलियास की कही बात याद आती है। आज से तुम मेरे परिवार की तरह हो, तुम मुझ पर निर्भर रह सकती हो। चिसे के कदम रुक जाते हैं। उसके दिल में एक नई उम्मीद जगती है। वो परियों का हाथ झटक देती है और रोते हुए कहती है, नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। मुझे अपने घर वापस जाना है। भले ही उसने मुझे पैसों से खरीदा हो, भले ही मैं उसके लिए खिलौना हूं, लेकिन अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार उसने मुझे अपने परिवार का हिस्सा कहा है। मैं वापस एलियास के पास जाऊंगी। परियां गुस्से में आ जाती हैं, तुम कितनी बेवकूफ हो। वे उसे जबरदस्ती खींचने लगती हैं। तभी अचानक पूरे जंगल की हवा भारी हो जाती है। पेड़ों की परछाइयां बड़ी होने लगती हैं और चारों तरफ से काले कांटेदार पेड़ और टहनियां उगने लगती हैं। परछाइयों के बीच से एलियास का एक बेहद विशाल, भयानक और राक्षसी रूप प्रकट होता है। एलियास अपनी कड़कड़ाती आवाज में परियों से कहता है, चले जाओ यहां से, मैं तुम्हें इस बार माफ कर रहा हूं, लेकिन अगर अगली बार तुमने मेरी शिष्या को छूने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हें इस जंगल की खाद बना दूंगा। परियां डर के मारे चीखती हुई उस जादुई दरवाजे के पार भाग जाती हैं और दरवाजा बंद हो जाता है। एलियास अपने सामान्य रूप में आता है। जिसे डर और थकान के मारे जमीन पर गिर जाती है। एलियास उसके पास आता है, उसे अपनी गोद में उठा लेता है। जिसे धीरे से कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं उनके बहकावे में आ गई थी। एलियास नम्रता से कहता है, नहीं, गलती मेरी थी। मुझे तुम्हें पहले ही परियों के छलावे और उनकी मीठी बातों के बारे में सचेत कर देना चाहिए था। एक गुरु के नाते तुम्हें सही रास्ता दिखाना मेरा फर्ज है। जिसे एलियास की गोद में खुद को सुरक्षित महसूस करती है, लेकिन उसे एलियास का शरीर थोड़ा तनाव में लगता है। वो पूछती है, आप क्या कर रहे हैं? एलियास कहता है, जंगल का रास्ता लंबा है, मैं तुम्हें गोद में उठाकर घर ले चलूंगा। चलते चलते एलियास जिसे के हाथ की तरफ देखता है, जहां परियों की जादुई टहनियों के कारण थोड़ा खून बह रहा था। एलियास कहता है, घर पहुंचकर मुझे तुम्हारे इस घाव पर पट्टी करनी होगी। मैं नहीं चाहता कि मेरी होने वाली पत्नी के शरीर पर कोई बदसूरत दाग रहे। ये शब्द सुनते ही जिसे की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो चौंक कर चिल्लाती है, क्या पत्नी? एलियास बिल्कुल शांत और गंभीर आवाज में बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब देता है, हाँ, मैंने तुम्हें अपनी शिष्या अप्रेंटिस बनाने के लिए खरीदा है। ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन मेरी ये भी उम्मीद है कि एक दिन तुम मेरी दुल्हन ब्राइड बनोगी। कहानी की शुरुआत एक बेहद भावुक और दर्दनाक याद के साथ होती है। एक माँ की आवाज गूंजती है, जो कहती है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, मुझे तुम्हें कभी जन्म ही नहीं देना चाहिए था। ये आवाज चिसे के दिल को चीर देती है। इसके बाद नीलामी घर के बैकस्टेज का दृश्य आता है। एलियास चिसे से पूछता है, तुम जानना चाहती हो कि तुम्हें किसे बेचा जाएगा, लेकिन क्यों? मुझे लगा था कि तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। चिसे अपनी खोई हुई बेजान आवाज में जवाब देती है, मैं दर्द बर्दाश्त करने में बहुत अच्छी नहीं हूं। मैं बस तैयार रहना चाहती हूं कि मेरे साथ आगे क्या हो सकता है। एलियास उसे दिलासा देते हुए कहता है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम खास हो, तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया जाएगा। लेकिन फिर वो अपनी रहस्यमयी और तार्किक आवाज में जोड़ता है, और वैसे भी तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम जियो या मरो, तो फिर तुम्हें इस बात की परवाह क्यों होनी चाहिए। इसके बाद बग्घी का सफर खत्म होता है और वे एलियास के घर पहुंचते हैं, जहां सिल्वर लेडी उनका स्वागत करती है। अचानक चिसे बग्घी से गिरते पड़ते उठती है और घबरा कर पूछती है, अरे हम कहाँ हैं? एलियास चिसे को संभालता है और कहता है, अच्छा हुआ तुम उसे ले आई। चिसे, तुम्हारी नींद कैसी रही? चिसे झिझकते हुए जवाब देती है, मेरी नींद अच्छी थी, धन्यवाद। चिसे की नजर वहां खड़ी एक शांत महिला पर पड़ती है। वो पूछती है, वो महिला कौन है? एलियास परिचय कराते हुए कहता है, वो एक पड़ोसी है जो यहीं रहती है, उसका नाम सिल्वर लेडी है। वो एक प्रकार की फिएरी जादुई जीव है, एक सिल्की जिसे घर के काम करना पसंद है, खाना बनाना, कपड़े धोना, चूल्हा संभालना। वो तुम्हारी पोशाक और कपड़ों के लिए भी जिम्मेदार है। वो आगे कहता है, मैं उसे एक नौकरानी के रूप में नहीं, बल्कि एक मकान मालिक लैंडलेडी के रूप में देखता हूँ, जो इस घर की देखभाल करती है। एलियास एक कागज पर कुछ लिखते हुए कहता है, बस एक छोटा सा नोट भेज रहा हूँ। जिसे मन ही मन सोचने लगती है, एलियास एंसवर्थ, वो रहस्यमयी मेज जिसने मुझे इतनी बड़ी रकम देकर खरीदा है, मुझे उसकी शिष्या बनना है। और उसे एलियास की वो बात याद आती है, तुम्हें पता होना चाहिए, मैं तुम्हें अपनी दुल्हन ब्राइड बनाने की भी उम्मीद रखता हूँ। जिसे उलझन में पड़ जाती है, शिष्या या दुल्हन, वो वास्तव में क्या चाहता है? दोनों। एलियास उससे पूछता है, अब तुम कैसा महसूस कर रही हो? तुम 2 दिनों से सो रही थी। जिसे चौंक कर कहती है, सच में? एलियास समझाता है, भावनात्मक थकान शरीर पर अपना असर दिखाती है। जिसे सोचती है, मैं अभी उसे ठीक से नहीं समझ पाई हूँ, वो मेरे जाने पहचाने किसी भी इंसान जैसा नहीं दिखता और नहीं वैसा व्यवहार करता है। एलियास उसे खाने के लिए बुलाता है, आओ खाओ।
जिसे देखती है कि इलियास उसकी कितनी देखभाल कर रहा है। वो सोचती है लेकिन वो मेरी देखभाल के लिए बहुत कुछ कर रहा है, इसलिए वो एक बुरा इंसान नहीं हो सकता, सही ना? तभी इलियास अचानक कहता है, मैं जानता हूँ कि इस तरह की चर्चा के लिए ये थोड़ा जल्दी है, लेकिन क्या हम अपनी हनीमून की तैयारी शुरू करें? जिसे हैरान होकर सोचती है, ठीक है, शायद वो बुरा इंसान नहीं है, लेकिन वो बहुत अजीब जरूर है। इसके बाद इलियास जिसे को शहर ले जाता है। रास्ते में वो कहता है, मैंने सोचा कि जब हम आज बाहर हैं तो मैं तुम्हें अपने एक परिचित से मिलवा दूं। जिसे इलियास के बदले हुए इंसानी रूप को देखती है। वो मन ही मन सोचती है, एक चेहरा जो पूरी तरह से हड्डियों का बना हो, वो बहुत अभिव्यंजक एक्सप्रेसिव नहीं होता, मुझे कैसे पता चलेगा कि वो किस मूड में है? अचानक वो चौंक कर पूछती है, अरे वो खोपड़ी कहाँ गई? इलियास मुस्कुराते हुए अपनी इंसानी आवाज में कहता है, अगर मैं उस रूप में घूमता तो लोग मुझे ही देखते रह जाते। मैंने जादू का इस्तेमाल किया है, बस एक छोटा सा मंत्र। वो चिसे का हाथ अपने गाल पर रखता है और कहता है, देखो, जो भ्रम ग्लैमर मैं इस्तेमाल करता हूँ वो दिखने के साथ साथ छूने पर भी महसूस होता है। कैसा है? शानदार है ना? चिसे थोड़ी झिझकते हुए कहती है, ठीक है, आप थोड़े नकली दिख रहे हैं। इलियास का दिल टूट जाता है। ओह, ये तो बहुत कड़वा जवाब था। वे एक जादुई चीजों की दुकान पर पहुंचते हैं। इलियास कहता है, मैं यहाँ अक्सर आता हूँ, यही हमें तुम्हारे काम के अधिकांश उपकरण मिलेंगे। जिसे खाली दुकान को देखकर पूछती है, ये खाली लग रही है, क्या आपको यकीन है कि ये खुली है? इलियास कहता है, यह हिस्सा सिर्फ दिखावे के लिए है। एंजी, एंजेलिका। तभी दुकान की मालकिन एंजेलिका बाहर आती है और कहती है, वाह वाह, ये तो एक सरप्राइज है एंसवर्थ। अपनी गुफा से बाहर निकलकर इस बड़ी दुनिया में आना क्या अवसर है? इलियास फुसफुसाते हुए कहता है, शश, तुम जानती हो कि तुम भी मेरी तरह ही दुनिया से कटी हुई हो, जेम्स भी। एंजेलिका गर्व से कहती है, मैं एक बिजनेस चलाती हूँ। थैंक यू वेरी मच। इलियास चिसे को बुलाता है। चिसे, चिसे दौड़कर आती है, आ रही हूँ। इलियास एंजेलिका से कहता है, मुझे लगा कि तुम उसकी जरूरतों का सामान जुटाने के लिए सही व्यक्ति होगी। एंजेलिका चिसे को देखती है और पूछती है, कौन? इलियास गर्व से कहता है, मिलो मेरी शिष्या से, जो 3 दिन पहले ही मेरी शिष्या बनी है। एंजेलिका पूरी तरह से चौंक जाती है, क्या, तुम्हारी शिष्या? एंजेलिका चिसे के लिए चाय लाती है और कहती है, तो तुम जापान से हो? चिसे, यही नाम था ना? ये लो। चिसे कहती है, धन्यवाद, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। एंजेलिका इलियास की तरफ गुस्से से देखती है और कहती है, ये कितनी प्यारी बच्ची है, वैसे तुम्हें ये कहाँ से मिली? क्या तुमने फिर से कोई गड़बड़ काम किया है? इलियास सफाई देता है, मैंने उसे खरीदते समय सभी उचित प्रक्रियाओं का पालन किया था। एंजेलिका टेबल पर हाथ मारते हुए चिल्लाती है, किसी इंसान को खरीदने में कुछ भी उचित नहीं होता। क्या इसने तुम्हारे साथ कुछ अजीब करने की कोशिश की? इलियास घबराकर कहता है, जरा रुको एंजी, तुम मुझे क्या समझती हो? एंजेलिका चिसे से पूछती है, क्या इसने कुछ अजीब किया? जिसे मासूमियत से सब सच उगल देती है। इन्होंने मेरे कपड़े उतारे और मुझे जबरदस्ती बाथटब में नहलाया, फिर इन्होंने मुझे प्रपोज किया। क्या ये सब कुछ अजीब में गिना जाता है? ये सुनते ही एंजेलिका का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। दिलचस्प। वो इलियास पर भारी जादुई सामान फेंकने लगती है और चिल्लाती है, तुम क्या सोच रहे थे? तुम घर की मेज, परवी मेज, यहां से दफा हो जाओ, बाहर जाकर घूमो, इस खोपड़ी के अंदर रत्ती भर भी अक्ल नहीं है। इलियास रोते हुए बाहर भाग जाता है। दुकान के अंदर एंजेलिका चिसे को जादू के बारे में समझाना शुरू करती है। वो कहती है, खैर, अब हैंसवर्थ को अपने लिए एक शिष्या मिल ही गई। क्या उसने सच में तुम्हें प्रपोज किया था? जिसे झिझकते हुए कहती है, खैर। एंजेलिका हंसती है, ओ हाँ, मैं अपना परिचय देना भूल गई। मेरा नाम एंजेलिका वारली है। मैं एक मेज हूं, इस दुनिया में बचे हुए कुछ गिने चुने लोगों में से एक, और मैं एक मेगस क्राफ्ट सॉर्सरर भी हूं। जिसे पूछती है, मेगस क्राफ्ट वो क्या होता है? एंजेलिका समझाती है, तुम पूछती हो कि वे क्या हैं? वे उपकरण और गियर हैं जो जादू से चलते हैं। कीमती रत्नों को तराशने से लेकर चाकू बनाने तक मैं थोड़ा बहुत सब कुछ करती हूँ। तभी उसकी छोटी बेटी अल्थिया दौड़ती हुई आती है, मम्मा, वो एक जादुई खिलौने के साथ खेल रही है। एंजेलिका कहती है, हाँ अल्थिया, सॉरी लव, अभी नहीं, हम इस पर बाद में बात करेंगे, ठीक है? लेकिन अल्थिया रोने लगती है, पर मम्मा, आपने वादा किया था कि आज आप मुझे ट्रेनिंग में मदद करेंगी। आपने हर दिन वादा किया था। एंजेलिका उसे डांटती है, अब बहुत हुआ, अपने कमरे में वापस जाओ। अल्थिया मुंह बनाकर चली जाती है। जिसे पूछती है, क्या वो आपकी बेटी थी? एंजेलिका भरते हुए कहती है, हाँ, बहुत ज़्यादा तमीज़दार बच्ची नहीं है, उसके अंदर मेज़ बनने का टैलेंट है। हालांकि अच्छे के लिए या बुरे के लिए ये तो वक्त ही बताएगा। मैं चाहती हूँ कि वो कोई ढंग का काम चुने, खासकर आज की दुनिया में। जिसे पूछती है, मुझे अभी भी नहीं पता कि मेज़ टैलेंट क्या होता है। एंजेलिका चौंकती है, क्या तुम्हारा मतलब है कि इलियास ने तुम्हें ये नहीं समझाया? जिसे कहती है, नहीं, अभी तक नहीं। एंजेलिका समझाती है, इस दुनिया में कीमिया, एल्केमी और जादू मैजिक दोनों होते हैं। तुम उनके बीच का अंतर जानती हो? सीधे शब्दों में कहें तो कीमियागर कीमिया का अभ्यास करते हैं और हम मेज जादू का अभ्यास करते हैं। हम दोनों ही वास्तविकता, रियलिटी को बदलते हैं। कीमियागर प्रकृति के नियमों को बदलकर ऐसा करते हैं, थोड़ा सा बदलाव आप कह सकते हैं। लेकिन मेज प्रकृति के नियमों को नहीं बदलते, हम उन्हें पूरी तरह से तोड़ देते हैं। हम परियों और आत्माओं से शक्ति उधार लेते हैं, उनकी मदद से हम मंत्र फूंकने में सक्षम होते हैं। वास्तव में चमत्कार। जिसे कहती है, चमत्कार? एंजेलिका कहती है, मुझे यकीन है कि जादू सुनना आसान लगता है ना? लेकिन ये ऐसा है जैसे कोई और आपके हाथ पैर बन रहा हो। नियंत्रण बनाए रखना मुश्किल हो सकता है। अगर आप अपनी क्षमता से ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे तो वो अपना जादुई निशान दिखाती है और कहती है,
मैंने अपनी ट्रेनिंग के दिनों में एक बेवकूफ़ी भरी गलती की थी। उसका नतीजा ये हुआ। मेज़ को भी कीमियागरों की तरह ही कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अगर तुम इसे गंभीरता से नहीं लोगी, तो इसके बुरे परिणाम होंगे। वो गलती मत दोहराना। एंजेलिका चिसे के सामने एक जादुई क्रिस्टल रखती है और कहती है, तुम इसका इस्तेमाल अभ्यास के लिए करोगी। ध्यान केंद्रित करो। अपनी इच्छा शक्ति से इसे अपनी पसंद का आकार दो। चिसे पूछती है, बस अपनी इच्छा शक्ति से? एंजेलिका कहती है, हाँ, तुम सरलता से शुरुआत कर सकती हो। अपने पसंदीदा फूल के बारे में सोचने की कोशिश करो। चिसे सोचती है, एक फूल? लेकिन कैसे? एंजेलिका मार्गदर्शन करती है, कल्पना करो कि पिघली हुई चट्टान सख्त हो रही है। तुम्हारी इच्छा शक्ति वो दबाव है। इसे चट्टान पर लागू करो और तुम एक क्रिस्टल बनाओगी। अब इसकी कल्पना करो। जिसे ध्यान लगाने की कोशिश करती है, मुझे क्या कल्पना करनी चाहिए? क्या मेरा कोई पसंदीदा फूल भी है? अचानक उसकी आंखों के सामने पानी की फुहारें और चमकते हुए फूल आने लगते हैं। उसे अपनी माँ की आवाज़ याद आती है, जो कहती थी, वाह, इसे देखो चिसे, देखो, फूलों का पूरा खेत। क्या वे सुंदर नहीं है? क्या वे बहुत सुंदर नहीं है? चिसे चिसे अचानक उस याद से घबरा जाती है। तभी उसकी जादुई ऊर्जा अनियंत्रित हो जाती है और पूरी दुकान में क्रिस्टल के फूल उग्र रूप से फूटने लगते हैं। खैर, क्या तुम्हें लगता है कि तुम उसकी मदद कर सकती हो? वो जादू को एक मौका दे रही है। जरा रुको। जिसे घबराकर चिल्लाती है, मुझे नहीं पता कि कैसे करना है। एंजेलिका कहती है, चलो भी, हर चीज के लिए एक पहली बार होता है। तभी एलियास कमरे में कदम रखता है। उसकी आंखों में लाल रोशनी चमक रही होती है। वो भारी आवाज में कहता है, मेरी शिष्या को सिखाना? क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये थोड़ा ढीठपन है? एंजेलिका, जिसे एलियास को देखकर राहत की सांस लेती है, आप यहाँ कब आए? जिसे घबराकर कहती है, मेरा वो मतलब नहीं था। एंजेलिका एलियास की तरफ देखती है और गंभीरता से पूछती है, खैर, एंसवर्थ, क्या तुम मुझे बताओगे कि वो वास्तव में क्या है? इलियास शांत होकर जवाब देता है, वो एक स्लाई बेगी है। एंजेलिका हैरान रह जाती है, अच्छा, तो ये बात है। और तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? इलियास कहता है, जितने कम लोग जानेंगे उतना ही अच्छा होगा। वो चिसे से कहता है, कोई बात नहीं, इतनी डरी हुई मत दिखो। एंजेलिका ह्यूगो को डांटती है, ह्यूगो, तुम मुझे चेतावनी दे सकते थे। ह्यूगो बहाना बनाता है, सॉरी एंजेलिका। इलियास कहता है, उसके साथ अच्छे से पेश आओ। वो परियों के लिए एक विशेष जीव है। जिसे इलियास के पास आती है और सिर झुकाकर कहती है, कृपया, मुझे वास्तव में खेद है। मेरा मतलब इतनी बड़ी गड़बड़ी करना नहीं था। एंजेलिका उसका मूड बदलते हुए कहती है, इसके बारे में भूल जाओ बच्ची, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। सच में, अगर किसी को दोष देना है तो वो ये है, ये बेकार खोपड़ी यहाँ। वो इलियास को डांटती है, अपनी शिष्या को एक भी चीज न समझाना। मुझे तो ये पूरी तरह से बेकार लगता है। इलियास चुप रहता है। एंजेलिका चिसे से कहती है, चिसे, पीछे एक झाड़ू और हथौड़ा रखा है, मुझ पर एक एहसान करो और उन्हें ले आओ। चिसे कहती है, ठीक है। एंजेलिका इलियास को देखते हुए कहती है, मैं इसके लिए तुमसे अतिरिक्त पैसे वसूलने जा रही हूँ। वो चिसे को कुछ जादुई उपहार देती है, क्रिस्टल मूनफ्लावर से बना एक चाकू, थंडरबर्ड के पंखों से बुना हुआ एक ओवरकोट और कुछ अन्य जादुई सामग्रियां। दृश्य 7। दुकान से बाहर निकलने के बाद इलियास चिसे को अपने साथ एक नई यात्रा पर ले जाता है। वो बग्घी में बैठते हुए कहता है, चूंकि हम यात्रा कर रहे होंगे, शायद हम इसमें अपने हनीमून को भी फिट कर सकते हैं। जिसे हैरान होकर चिल्लाती है, जरा रुकिए, आपका मतलब है कि आप उस बारे में मजाक नहीं कर रहे थे? जैसे ही वे घर के नजदीक पहुंचते हैं, जिसे को घर के अहाते में एक अजनबी व्यक्ति खड़ा दिखाई देता है। वो व्यक्ति एलियास को देखते ही झुंझलाकर और गुस्से में चिल्लाता है, ओए, क्या मैंने तुम्हें खत लिखकर नहीं बताया था कि मैं कब आ रहा हूं? और तुम ठीक उसी समय बाहर चले गए जब मैं यहां पहुंचने वाला था। ये सरासर बदतमीजी है। वो व्यक्ति चिसे की तरफ देखते हुए अपनी भड़ास निकालता रहता है कि एलियास की घरेलू सहायिका सिल्वर उसे इतना नापसंद करती है कि उसने उसे घर के अंदर पैर तक नहीं रखने दिया। वो तब से बाहर ठंड में ठिठुर रहा है। एलियास अपनी उसी शांत और गंभीर आवाज में जवाब देता है, मुझे कुछ जरूरी काम से बाहर जाना पड़ा था और मुझे समझ नहीं आता कि अगर तुम्हें सिर्फ शिकायतें ही करनी है तो तुम यहाँ आते ही क्यों हो? तभी उस व्यक्ति की तीखी नजरें चिसे पर ठहरती हैं। वो भांप जाता है कि ये एलियास की नई शिष्या है। वो मुस्कुराते हुए चिसे के करीब आता है और बड़े ही दोस्ताना अंदाज में अपना परिचय देता है, खैर, तो तुम ही नई शिष्या हो? चिसे, यही नाम है ना? हेलो, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं साइमन कॉलम हूँ। मैं इस गांव के चर्च का पादरी प्रीस्ट हूँ। एलियास चिसे को बताता है कि साइमन इस गांव के चर्च का पादरी है, लेकिन वो एक पादरी और पास्टर दोनों की तरह उपदेश देता है, इसलिए वो थोड़ा अजीब है। साइमन मजाक उड़ाते हुए कहता है, मैं तो बस एक बेचारा, सीधा साधा और दयनीय इंसान हूँ। देखो, मैं इस भयानक जादूगर के सामने कैसे डर से कांप रहा हूँ। इसके बाद वे सब घर के अंदर आते हैं। साइमन चिसे के प्रति गहरी सहानुभूति जताते हुए कहता है, चिसे, मुझे पता है कि तुम्हारी जिंदगी अब तक बहुत कठिन रही है और तुम्हें बहुत सहना पड़ा है। मेरी संवेदनाएं तुम्हारे साथ हैं। इस कॉन्टो वाले जादूगर के साथ रहना सचमुच भयानक होगा। अगर तुम कभी भी इस मूडी इंसान से तंग आ जाओ तो तुम चर्च आ सकती हो और मेरे कंधे पर सिर रखकर रो सकती हो। इलियास बीच में टोकते हुए भारी और गहरी आवाज में कहता है, अब बहुत हुआ। साइमन, काम की बात पर आओ। साइमन का लहजा तुरंत गंभीर हो जाता है। वो इलियास को चर्च की तरफ से सौंपे जाने वाले कुछ गुप्त और संवेदनशील कार्यों के बारे में बताता है। वो कहता है, कुछ ऐसे मामले हैं जिन्हें चर्च आधिकारिक रूप से खुद नहीं संभाल सकता, इसलिए चर्च चाहता है कि तुम इन मामलों को देखो। इस बार कुल 3 मामले टास्क हैं। इलियास थोड़ा हैरान होकर कहता है, 3 मामले? इस बार कुछ ज्यादा नहीं है? साइमन कहता है, इसे चर्च की नजरों से छिपे रहने का किराया समझो। तुम दशकों से शांति से इस इलाके में रह रहे हो और अब अचानक तुमने एक शिष्या को अपने साथ रख लिया है। यह ऐसी बात नहीं है जिसे मैं चर्च के बड़े अधिकारियों से लंबे समय तक छिपा सकूं। वे जानना चाहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो। इलियास साफ शब्दों में कह देता है, तुम चर्च के प्रति जवाबदेह हो सकते हो साइमन, लेकिन मैं खुद को उनके प्रति जवाबदेह नहीं मानता। साइमन भी इस बात से सहमत होता है कि चर्च के लोग बेवजह मामलों को उलझाते हैं और कोई भी इलियास जैसे प्राचीन जादूगर से दुश्मनी नहीं मोल लेना चाहता। जिसे घबराकर साइमन से पूछती है, क्या मेरे यहाँ होने की वजह से आपको या चर्च को कोई परेशानी हो रही है?
साइमन बड़े प्यार से चिसे का डर दूर करता है। नहीं चिसे, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैं वादा करता हूँ। हमारे बीच बस कुछ अंदरूनी मामले हैं जिन्हें सुलझाना है, और कुछ नहीं। इसके बाद साइमन इलियास से चर्च के लिए बनाई जाने वाली कुछ विशेष जादुई दवाइयां लेता है। साइमन उन दवाइयों की शीशी को देखते हुए चिसे से कहता है, एक जादूगर द्वारा बनाई गई दवाइयां न केवल बेहद असरदार होती हैं, बल्कि शरीर के लिए बहुत कोमल भी होती हैं। पूरा गांव इन दवाइयों की कसम खाता है। एक शिष्या के रूप में तुम इलियास से इन जादुई और चमत्कारी दवाइयों को बनाने की कला भी सीखोगी। तुम बहुत कुछ सीखोगी। जब साइमन दवाइयां लेकर चला जाता है तो इलियास और चिसे घर के बाहर टहलने निकलते हैं। चिसे इलियास से पूछती है, आपने कहा था कि ये सब किराया चुकाने जैसा है, क्या मेरे यहाँ होने से सच में मुश्किलें बढ़ रही हैं? इलियास कहता है, चिसे, तुम्हें अतीत की बातों को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। अतीत में जो हुआ वो वर्तमान के सच को नहीं बदल सकता। तुम अब यहाँ हो मेरे साथ। चिसे को इलियास की इस बात में एक अजीब सा सुकून मिलता है। वो सोचती है कि भले ही इलियास अपनी बातें बहुत रूखे और ठंडे अंदाज में कहता है, लेकिन उसकी बातों में एक अजीब सा ठहराव और सच्चाई होती है जो दिल को तसल्ली देती है। इलियास चिसे से कहता है कि चर्च ने जो 3 काम सौंपे हैं, उनमें से एक काम के सिलसिले में उन्हें देश से बाहर जाना होगा। देखते हुए कहता है, आइसलैंड, उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक ज्वालामुखी और बर्फीला द्वीप। मुझे खबर मिली है कि वहां ड्रैगन्स सामान्य से बहुत ज्यादा सक्रिय हो गए हैं और हमें उनकी स्थिति की जांच करने के लिए बुलाया गया है। जिसे चौंकते हुए कहती है, ड्रैगन, क्या वे सच में होते हैं? इलियास उसे बताता है कि वे जल्द ही ड्रैगन की भूमि पर पहुंचने वाले हैं। तभी अचानक शांत बादलों के बीच एक भयानक हलचल होती है। एक विशाल गगनचुंबी और नीले सफेद रंग का बर्फीला ड्रैगन आइस ड्रैगन बादलों को फाड़ते हुए सीधे उनकी बग्घी पर हमला कर देता है। बग्घी हवा में असंतुलित हो जाती है और हिचकोले खाने लगती है। इलियास चिल्लाता है, चिसे संभलो, लेकिन ड्रैगन का हमला इतना तेज था कि बग्घी का दरवाजा खुल जाता है और चिसे हवा में नीचे की ओर गिरने लगती है। वो चीखती है और इलियास उसे पकड़ने के लिए अपना जादुई हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन वो दूर हो चुकी होती है। तभी उस विशाल ड्रैगन के सिर के ऊपर एक रहस्यमयी लंबे बालों वाला लड़का बैठा हुआ दिखाई देता है। वो लड़का हंसते हुए नीचे इलियास की तरफ देखता है और मजाक उड़ाते हुए कहता है, ये जादूगर अभी भी सावधान रहना नहीं सीखा है ना? ये अपनी खुद की शिष्या को भी नहीं संभाल सका। कितना कमजोर है। जिसे हवा में तैरते हुए उस लड़के को देखती है और अपनी पूरी ताकत से चिल्लाती है। आसमान में बादलों के बीच नीले रंग का विशाल आइस ड्रैगन उड़ रहा है। ड्रैगन की पीठ पर चिसे हाथोरी बैठी हुई है। हवा का दबाव इतना तेज है कि चिसे के लिए आंखें खोलना भी मुश्किल हो रहा है। तभी ड्रैगन के सिर पर बैठा वो रहस्यमयी लंबे बालों वाला लड़का लिंडेल पीछे मुड़कर चिसे से कहता है, बस थोड़ा सा धैर्य रखने की कोशिश करो, वैसे भी हम बस वहां पहुंचने ही वाले हैं। चिसे हैरान होकर हवा के थपेड़ों के बीच पूछती है, हम पहुंचने वाले हैं, लेकिन मैं यहां पहुंची कैसे? चिसे का दिमाग 2 पल के लिए अतीत में चला जाता है। उसे याद आता है कि कैसे इलियास उसे बग्घी में ड्रैगन के बारे में बता रहा था। इलियास ने कहा था, ड्रैगन, जहां तक मैंने सुना है वे हाल ही में काफी सक्रिय हो गए हैं। मुझसे यह पता लगाने के लिए कहा गया है कि ऐसा क्यों हो रहा है। हम इस समय आइसलैंड में हैं, जिसे ड्रैगन का घोंसला ड्रैगन्स नेस्ट भी कहा जाता है। वैसे वे भी हम जादूगरों मेजेस की तरह विलुप्त होने की कगार पर हैं। बची हुई कुछ नस्लों को इस जगह पर इकट्ठा किया गया है ताकि उनकी रक्षा की जा सके और उन्हें सहारा दिया जा सके। ये इलाका बहुत दूर दराज का है और यहाँ इंसान नहीं रहते, इसलिए ये उनके छिपने के लिए सबसे सुरक्षित जगह है। जिसे ने मासूमियत से पूछा था, क्या वे सच में उतने ही खूंखार होते हैं जैसे कहानियों में बताया जाता है? इलियास ने जवाब दिया था, उनमें से ज्यादातर खूंखार ड्रैगन बहुत पहले ही खत्म हो चुके हैं। आजकल के ड्रैगन काफी शांत और सीधे होते हैं। ये हमारे लिए राहत की बात है। तभी अचानक बादलों के बीच से एक विशाल ड्रैगन आया था और चिसे को उठाकर आसमान में ले उड़ा था। अचानक ड्रैगन बादलों से नीचे उतरता है। चिसे के सामने एक अद्भुत जादुई घाटी दिखाई देती है जहां चारों तरफ बर्फ, हरियाली और झरने बह रहे हैं। वो लड़का हंसते हुए कहता है, ड्रैगन की आखिरी भूमि में तुम्हारा स्वागत है। ड्रैगन पानी के एक बड़े झरने के पास आकर रुकता है। वो लड़का चिसे से कहता है, चलो अब नीचे उतरो। लेकिन जैसे ही चिसे नीचे उतरने की कोशिश करती है, उसका पैर फिसलता है और वो सीधे ठंडे पानी की कुंड में जा गिरती है। चिसे पानी से बाहर निकलती है। वो पूरी तरह भीग चुकी है और कौंप रही है। तभी पीछे से इलियास की आवाज आती है। इलियास वहां पहुंच चुका है। वो लड़के को देखकर कहता है, लगता है तुमने अभी तक सावधान रहना नहीं सीखा है ना? तुम अपनी खुद की शिष्या को भी नहीं संभाल सके। वो लड़का लिंडेल हंसते हुए चिसे को देखता है और इलियास का मजाक उड़ाते हुए कहता है, अरे वाह इलियास, तुम्हारी इस कॉन्टो वाली जादुई प्रतिभा ने तुम्हें बहुत घमंडी बना दिया है। तुम अभी भी नहीं बदले। वैसे मुझे इस बात पर कोई अचरज नहीं है। चिसे को इस तरह ठंड से बेहाल और कांपते हुए देखकर इलियास तुरंत आगे बढ़ता है। वो चिसे को इस कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए अपने प्राचीन जादू का आह्वान करता है। इलियास हवा में अपने हाथ लहराते हुए भारी आवाज में मंत्रोच्चार करता है, काले साए में बिछुआ, अंगूठी में नकली होली टहनियों को आपस में गूंथ दो, उलझा दो, फंसा दो, मकड़ी का जाला बुन दो। उसी पल एक तेज जादुई रोशनी और धुआं चिसे को घेर लेता है। जब रोशनी शांत होती है तो जादुई चमत्कार से चिसे के सारे कपड़े और उसका शरीर बिल्कुल सूख चुके होते हैं और उसे एक सुखद गर्माहट का एहसास होता है। चिसे अपनी इस हालत को देखकर हैरान रह जाती है और कहती है, मैं पूरी तरह से सूख गई हूँ। ऐसा करने के लिए आपका धन्यवाद। इलियास अपनी हड्डियों वाले चेहरे के साथ थोड़ा करीब आता है और मजाकिया लहजे में कहता है, और तुम्हें क्या लगता है मुझे इस बात पर मजाक सूझ रहा था? तभी पानी के उस ठंडे कुंड के ठीक बीच से एक बेहद विशाल, प्राचीन और बूढ़ा ड्रैगन अपना सिर बाहर निकालता है। उसका आकार इतना विशाल है मानो कोई जीवित पहाड़ पानी से उठ खड़ा हुआ हो, जिसकी सूखी त्वचा के ऊपर हरी काई, घास और छोटे छोटे पेड़ उगे हुए हैं। वो प्राचीन ड्रैगन अपनी गहरी, भारी और कौंपती हुई आवाज में एक लंबी सांस छोड़ते हुए सीधे चिसे से बात करता है। तो एक और अनोखा मेहमान आया है। एक ऐसा मेहमान जिसकी खुशबू किसी जादूगर मेज जैसी है। आह,
कितनी युवा खुशबू है, एक छोटे पौधे की तरह जिसे हम सैपलिंग सैपलिंग कह सकते हैं। तुम्हारे अंदर से पौधों, फूलों और किसी दूसरी जादुई ज़मीन की चट्टानों की खुशबू आ रही है। मुझे ये खुशबू बहुत सुखद और पसंद आई, जिसे उस प्राचीन ड्रैगन को देखकर पूरी तरह विस्मय में डूब जाती है। उसकी आंखें और उसका पूरा शरीर किसी प्राचीन वनस्पति के जंगल जैसा लग रहा था। लिंडेल किसी को बताता है कि इस प्राचीन ड्रैगन का नाम नेवन है, जो ड्रैगन की एक बहुत ही पुरानी नस्ल ओयूल उयूल से ताल्लुक रखता है। चूंकि इसका शरीर अब बहुत बूढ़ा हो चुका है और वो जीवन के अंतिम पड़ाव पर है, इसलिए प्रकृति ने उसके शरीर पर ये पेड़ पौधे उगा दिए हैं। लिंडेल इलियास की तरफ देखता है और मुस्कुराते हुए कहता है, चिसे को इस तरह अचानक और खुरदरे तरीके से यहाँ लाने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। वो चिसे की तरफ मुड़ता है। ड्रैगन की भूमि में तुम्हारा स्वागत है, थॉर्न मेज की प्यारी शिष्या। चिसे थोड़ी उदास और उलझन में होकर इलियास से पूछती है, लेकिन क्यों? मैं ही क्यों? लिंडेल बीच में टोकते हुए समझाता है, दरअसल हवा की परियों एरियल्स के बीच तुम्हें लेकर बहुत बड़ी हलचल मच गई थी। उन्होंने पूरे जादुई लोक में ये खबर फैला दी कि आखिरकार थॉर्न मेज ने एक शिष्या को अपना ही लिया। तुम तो जानती हो, उनके लिए अफवाहें हवा की तरह चारों तरफ फैल जाती हैं। तभी नेवन फिर से एक गहरी और भारी सांस लेता है। लिंडेल की आंखें थोड़ी नम हो जाती हैं। वो कहता है, लगता है नेवन का जाने का समय आ गया है। वो अपनी आखिरी नींद की तैयारी कर रहा है। एलियास भी गंभीरता से कहता है, आजकल बहुत से ड्रैगन इस दुनिया को छोड़कर जा रहे हैं। वो शायद आखिरी प्राचीन ड्रैगन में से एक है। लिंडेल कहता है, हाँ, ड्रैगन का समय भी अब जादू की तरह खत्म हो रहा है। बदलती दुनिया और इंसानों की बढ़ती आबादी हमें पीछे धकेल रही है। अगर चिसे एक मेज बनती है तो वो भी शायद आखिरी पीढ़ी की जादूगर होगी। एलियास चिसे की तरफ देखता है, क्या ये बात तुम्हें परेशान कर रही है? तभी नेवन चिसे से मानसिक रूप से बात करता है, तुम चिसे हो ना? तुम अपनी जादुई शक्ति को मेरे शरीर में महसूस कर सकती हो। तुम एक स्लेव बेगी हो, तुम्हारी शक्ति अद्भुत है, लेकिन ये शक्ति अपने मालिक के लिए अक्सर मुसीबतें भी लाती है। इलियास कहता है, ये अभी तक अपनी शक्ति को संभालना नहीं जानती। लिंडेल कहता है, तो ये तुम्हारा काम है ना कि तुम इस बेचारी लड़की को सिखाओ। जिसे नेवन के पास जाती है और दुखी होकर कहती है, मुझे माफी मांगनी चाहिए, मेरा मतलब कोई गड़बड़ करना या आपका अपमान करना नहीं था। नेवन प्यार से कहता है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, नन्ही बच्ची। ड्रैगन मौत से नहीं डरते जैसे तुम इंसान डरते हो। हम अपनी जिंदगी पूरी शान से जीते हैं, इसलिए हमें अंत में कोई पछतावा नहीं होता। नेवन कहता है, मैं अपनी जिंदगी जी चुका हूं। ये बहुत लंबी और खूबसूरत यात्रा थी। अब ये समय अगली पीढ़ी का है। तुम्हें मेरे लिए दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। जिसे रोते हुए कहती है, नहीं, मैं रो नहीं रही हूं। बात ये नहीं है। मैं तो बस, जिसे मन ही मन सोचती है कि जब नेवन अपनी मौत के इतने करीब है, तब भी उसके चेहरे पर कितना अनोखा सुकून और शांति है। तभी वहां छोटे ड्रैगन के बच्चे हैचलिंग्स दौड़ते और चहकते हुए आते हैं। लिंडेल हंसते हुए कहता है, अरे अंकल नेवन जाग गए। क्या तुम लोग बातें खत्म कर चुके हो? जिसे, क्या तुम इन बच्चों के साथ खेलोगी? वो चिसे को एक एक करके ड्रैगन के बच्चों के नाम और उनकी नस्ल बताता है। पंखों वाला और उड़ने की कोशिश करने वाला नन्हा ड्रैगन एक गुई ग्री है। जिसे के पैरों के पास जो खेल रहा है वो एक बीना बीना है। और वो जो बहुत धीरे धीरे मटकते हुए चल रहा है वो एक ओयुल उयुल नस्ल का बच्चा है। लिंडेल मुस्कुराकर कहता है, ये नाम मैंने ही इन्हें अपनी पसंद से दिए हैं। नन्हे ड्रैगन चिसे को पानी की तरफ खींचने लगते हैं। चलो उस तरफ चलें। हम वहां से पानी में एक साथ कूद सकते हैं और फिर नीचे तालाब की तरफ उड़ने या तैरने का अभ्यास कर सकते हैं। जिसे थोड़ा झिझकती है और कहती है, लेकिन मुझे उड़ना नहीं आता। बच्चे हैरान होकर पूछते हैं, क्या आजकल के इंसान उड़ नहीं सकते? जिसे कहती है, ये मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि मेरे पास पंख या जादुई जेनेटिक बदलाव नहीं है। लेकिन बच्चे नहीं मानते और चिसे को पानी में खींच लेते हैं, जहां चिसे एक बार फिर पूरी तरह भीग जाती है और बच्चों के साथ हंसने लगती है। खेल के बाद चिसे पानी से बाहर निकलकर एक चट्टान पर बैठती है और नेवन को देखती है, जो अब अपनी आंखें बंद कर रहा है। नेवन चिसे से कहता है, तुमने पहले कभी ड्रैगन नहीं देखा ना? जिसे कहती है, माफ करना, मेरा मतलब आपका अपमान करना नहीं था। नेवन कहता है, नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा। मेरी आंखें अब बंद हो रही हैं। मैं बहुत जल्द अपने घर प्रकृति लौट जाऊंगा। तुम चाहो तो मेरी यादों के जरिए उस आसमान को देख सकती हो जिसे मैं हमेशा देखता था। आओ, मेरे साथ चलो। नेवन चिसे की चेतना को अपनी यादों के जादुई आसमान में ले जाता है। चिसे को महसूस होता है कि वो हवा में स्वतंत्र रूप से बादलों के ऊपर उड़ रही है। चारों तरफ सुनहरी धूप, नीले बादल और असीमित आजादी है। चिसे इस जादुई दृश्य को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाती है। नेवन की आवाज गूंजती है, ड्रैगन ने आसमान को छोड़ दिया है, लेकिन हम हमेशा इसके नीचे जीने के लिए बने हैं। तुम्हारे नाम में भी एक पक्षी चीज छिपा है ना? जीने के लिए तुम्हें भी इस आसमान के नीचे ऊंची उड़ान भरनी होगी। तुम्हें उड़ना होगा। चिसे चिसे कहती है, जीने के लिए उड़ना होगा। इतनी ऊंची उड़ान? नेवन कहता है, हाँ, जीने के लिए। विदा, मेरी नन्ही पक्षी जादूगर, माई लिटिल बर्ड मेज। तभी नेवन का विशाल शरीर धीरे धीरे पत्थर में बदलने लगता है। छोटे ड्रैगन के बच्चे चिल्लाते हैं, अंकल, अंकल नेवन जाग गए, वे पेड़ बन रहे हैं। जिसे घबराकर पीछे हटती है। नेवन का पूरा शरीर एक बेहद खूबसूरत, विशाल और प्राचीन लिंडन पेड़, लिंडन ट्री में बदल जाता है, जिस पर छोटे छोटे सुंदर सफेद फूल खिलने लगते हैं। लिंडेल वहां आता है और भावुक होकर कहता है, मैं भाग्यशाली हूं कि मैं यहाँ था। नेवन के आखिरी पल आसमान की उड़ान में बीते। जिसे, घबराओ मत, कुछ समय पहले मैंने नेवन के शरीर में एक छोटा सा जादुई बीज बोया था। अब वो एक सुंदर पेड़ बन चुका है जिस पर जादुई सफेद फूल खिलेंगे। लिंडेल एलियास की तरफ देखता है और कहता है, जिसे एक जादूगर है, उसे एक जादुई छड़ी वॉन्ड की जरूरत होगी। जब समय आएगा तो तुम नेवन के इस पेड़ की टहनी से उसके लिए एक बेहतरीन जादुई छड़ी बनाना। इलियास सहमति में सिर हिलाता है, हाँ, मैं ऐसा ही करूंगा। इलियास चिसे के पास आता है और कहता है, हमारे यहाँ का काम पूरा हुआ, अब हमें घर वापस चलना चाहिए। लिंडेल कहता है, निश्चित ही,
तुम इतनी जल्दी जा रहे हो? तुम चाहो तो बाकी मामलों को छोड़ सकते हो। मुझे अभी भी अचरज है कि तुम इतने जिम्मेदार कैसे बन गए। इलियास चिसे कहता है, चुप रहो। इलियास चिसे का हाथ पकड़ता है। चलें? चिसे चिसे नम आंखों से उस पेड़ को देखती है और कहती है, हाँ चलें। चिसे मन ही मन सोचती है, मैं दुखी नहीं हूँ। वो तो बस एक अजनबी था जिसने मुझे थोड़ी सी दयालुता दिखाई थी, बस इतना ही। लेकिन मेरा सिर घूम रहा है। क्या ये उस उड़ान की वजह से है? मुझे इलियास की कही बात याद है, लेकिन मैं थोड़ा सा ईर्ष्या महसूस किए बिना नहीं रह सकती। जब वे मरे तो उनके चेहरे पर कितना अनोखा सुकून और शांति थी।